हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये वीडियो सीरीज है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आप हमारे इस लाइव लेक्चर के साथ जुड़ें और अपने स्कोर को बूस्ट करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जिस तरह से मैं डेली रात के 8 बजे लाइव आता था, कुछ दिनों के लिए मैं अब लाइव आपके सामने हाजिर रहूंगा रात के 7 बजे। बच्चों, ये टाइम नोट कर लीजिए, रात के 7 बजे मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा आज से। तो ये हमारा 23वां लेक्चर है। कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे चैनल के क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो हमें टेलीग्राम पे जुड़े हमसे, और टेलीग्राम पे आप एक एक्स्ट्रा स्कोर टाइप करें, हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन करें और डेली क्विज में पार्टिसिपेट करके अपना स्कोर बूस्ट अप करने की कोशिश करें। बच्चों, हमारा जो ये वीडियो सीरीज है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर इस वीडियो को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट एक साथ देखकर तैयारी कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ये कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझ में आएगा और आप फिर भूलेंगे नहीं उस चीज को। तो बच्चों, सबसे पहले जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर लीजिए, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस में डाल दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़े और इस हमारे वीडियो सीरीज का फायदा उठा सके। आज जो मैं चैप्टर लेकर के आया हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ये जो नेक्स्ट सीक्वेंस है डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर की बेस्ड होगा, तो आज मैं कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहा हूं। बच्चों, ध्यान दीजिए, कैपेसिटर से 3 या 4 क्वेश्चंस हर बार एग्जामिनेशंस में आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है और हमारे लिए 4 से 5 नंबर का ये एक चैप्टर बनने वाला है। कुछ भी नहीं छूटेगा आपका यहाँ पर। इसलिए चलिए अब हम शुरू करते हैं और लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आज के वीडियो सीरीज में। लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल हमें क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज, यानी धारिता का विमीय सूत्र है। बच्चों, ये जो धारिता होता है, ये जो कैपेसिटेंस होता है, इसको सबसे पहले सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। और ये जो सी होता है ना, मैंने हमेशा आपको बताया है, जब भी आपको विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो उसका पहले आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सी बराबर क्या हो जाएगा सर? सी बराबर होगा Q अपॉन में V, जहां पर Q क्या है बेटा? Q क्या है? चार्ज है। Q क्या है? चार्ज। और V क्या है? V है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख रहा हूं। अब Q का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या लिखेंगे आप? Q का लिखेंगे सर हम AT, यही लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। और देखिए ये जो V है, V को हम लोग लिखते हैं W अपॉन में Q। देखिए W अपॉन में Q लिखते हैं, जहां पे W क्या है सर? वर्क है। W क्या है? वर्क। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2। ओके बच्चों, और Q अपॉन में Q है तो Q का फिर से क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। अब देखिए ये AT यहां चला जाएगा, इसमें गुना होगा, क्या बन जाएगा सर? A2T का पावर 2 बन जाएगा। वेरी गुड। अब नीचे क्या बचा? नीचे बच गया mL2T का पावर -2। अब सबको ऊपर लेके जाइए, तो m अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? m का पावर -1। l ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? l का पावर -2। t-2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? t का पावर +2, और +2 पहले से यहां मौजूद है तो कितना बन जाएगा? t का पावर 4 और a का पावर 2। ये देखिए ये बन गया है ना, a का पावर 2, ये बन गया आपका।
m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 4, a का पावर 2 कहां दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़े आगे, चलिए चलते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हमें क्या दे रखा है? SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, यानी धारिता का SI मात्रक है। हमें बताना है धारिता का SI मात्रक, ठीक है। तो अगर हम सर SI मात्रक बताना चाहते हैं धारिता का यानी कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस का जो SI मात्रक होता है ना बेटा, SI मात्रक या SI यूनिट जो भी आप लिखना चाहे, SI यूनिट जो होता है ये होता है फैरेड। क्या होता है? फैरेड। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैरेड बोलते हैं। तो ये देखिए ये कहां दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे तीसरा सवाल क्या दे रखा है? ध्यान से पढ़िए। तीसरा सवाल क्या दे रखा है? ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज। एक चालक को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र। कैसा विद्युत क्षेत्र? एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रखा है? एक चालक को रख दिया। मान लीजिए ये हमारा चालक है, हमने इसको रख दिया। जैसे इस चालक को हमने इसके अंदर रखा, हमसे पूछा इसके अंदर, इस चालक के अंदर, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो देखिए जब भी इस चालक को आप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो ये चालक के ऊपर इंड्यूस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। इंड्यूस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा यानी कि बच्चों ध्यान दीजिए, इधर सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, है ना, और इस तरफ आ जाएंगे, हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड जमा हो जाएगा, यानी प्रेरित विद्युत क्षेत्र यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। और चूंकि चार्ज का ट्रांसफर चलता रहेगा, है ना, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ई इंड्यूस्ड का मान ई के बराबर ना हो जाए, यानी ये बाहर वाले के बराबर ना हो जाए। ओके बच्चों, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा। और उस केस में जब ई इनसाइड की बात करेंगे तो आप देख रहे हो कि ई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन इधर होगा सर, और ई एक्सटर्नल का डायरेक्शन इधर है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। फाइनल सिचुएशन में तब ई इनसाइड जो होगा, जो हमारा ई इनसाइड होगा, उसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, है ना, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई इंड्यूस्ड और ई एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये चेंज होता है। ये जो है ये चेंज होता रहेगा। कब तक चेंज होता रहेगा? जब तक कि वो ई के बराबर ना हो जाए। और जब ई के बराबर हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो गया तो ई का भी मैग्नीट्यूड जो है, ई इंड्यूस्ड का भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज उसके बाद नहीं होगा। तो वो फिक्स हो जाएगा और वो ई के बराबर होगा, और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। तो ऑपोजिट रहेगा तो सर क्या होगा? नेट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। चलिए चलते हैं अगला सवाल क्या कह रखा है? सवाल को पढ़िए। ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एक कंडक्टर को फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। इफ V1 and V2 be the potential of every point inside the conductor and every point
ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर देन, यानी V1 जो है इनसाइड द कंडक्टर है, V2 जो है वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर है। तब कह रहा है कि V1 और V2 में क्या रिलेशन होगा, यानी एक कंडक्टर यानी एक चालक को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अगर V1 और V2 कंडक्टर के अंदर हर बिंदु और कंडक्टर की सतह पर हर बिंदु की धारिता हो, है ना, तो क्या कह रहा है, हमें V1 और V2 में संबंध बताइए। ओके, तो यहां पे देखिए हमने क्या कर रखा है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया जो कि एक समान दिया हुआ है, और इसमें हमने एक कंडक्टर रख दिया। कंडक्टर जैसे ही रखा, हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इस कंडक्टर के अंदर ये हमने क्या रखा सर, कंडक्टर रख दिया, यानी एक चालक रख दिया। क्या रख दिया सर, चालक रख दिया। जब हमने इसके अंदर चालक रखा तो चालक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा, फाइनल जीरो हो जाएगा, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ओके, जैसे ही जीरो हुआ तो आपको मैंने बताया हुआ है कि ई जो होता है वो माइनस डीवी बटा डी आर के बराबर होता है। तो ई इनसाइड चूंकि जीरो है तो जीरो बराबर लिखेंगे माइनस डीवी बटा डी आर। डी आर जीरो से गुना होगा, जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो की तरफ आएगा, जीरो हो जाएगा, यानी डीवी जीरो के बराबर, डीवी जीरो के बराबर यानी वी हो गया कांस्टेंट, वी हो गया कांस्टेंट, यानी अंदर जो वी है सर वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा यानी हर जगह v का मान सेम, यहां जो सरफेस पे होगा वही अंदर में रहेगा। अब अंदर वाले को आपने क्या बोला है, अंदर वाले को बोला है V1, अंदर वाले को आपने क्या बोला है V1, तो ये अंदर वाला का पोटेंशियल आपका हो गया V1, और सरफेस वाला को पोटेंशियल आपने V2 बोला है। तो जो V है वो तो कांस्टेंट है, हर जगह समान है, और वो किसके बराबर है, अपने सरफेस के बराबर होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि V1 और V2 एक दूसरे के बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर सर कोई सा भी पॉइंट उठा ले, उस पॉइंट का जो विद्युत विभव होगा वो उसके सतह के विद्युत विभव के बराबर होगा, यानी V1 V2 के बराबर होगा। ऑप्शन हमें दिख गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला सवाल, समझ में आया बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या दे रखा है, क्या कह रखा है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस r इज, किसी गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या r है उसकी धारिता होगी। ओके, तो सबसे पहले हमने एक गोलीय चालक ले लेना है, ये हमने ले लिया एक गोलीय चालक। ओके बच्चों, और इसका जो धारिता इसका जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है सर, r दे रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड सर, R दे रखा है। और हमें इसका क्या बताना है सर, हमें इसका कैपेसिटेंस बताना है, यानी धारिता बताना है, हमें C का मान चाहिए, है ना। अब सर अगर हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज हमने Q दिया, इसके ऊपर हमने चार्ज क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो C को क्या लिखेंगे सर, C को लिखेंगे Q बटा V। अब Q को Q रहने दीजिए, V जो होगा इसका पोटेंशियल जो होगा सरफेस पे, पोटेंशियल सरफेस पे कितना लिखेंगे सर, के क्यू बटा में आर लिखेंगे। तो लिख दीजिए सर के क्यू बटा में आर, आर से क्यू कट गया, है ना, क्यू से क्यू कट गया, ये बचा कितना 1 बटा के और गुना में आर, क्योंकि आर ऊपर चला जाएगा। ओके बच्चों, 1 बाय के हम जानते हैं सर कि के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से 1 बाय के कितने के बराबर होगा सर, के को ही नीचे कर दिया क्या, हाँ, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कितने के बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो 1 बाय के के बराबर आप लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर से गुना है, तो सी का मान कितना हो गया सर, सी का मान हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सी का मान ये हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच किया सर, ऑप्शन मैच किया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मैच कर दिया। ओके सर, आगे बढ़े सर, हाँ आगे बढ़ सकते हैं। लेते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या दे रखा है, 1 फैरेड इज इक्वल टू, निम्नलिखित में से
1 फैरेड किसके बराबर है? ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि 1 फैरेड किसका यूनिट था? सर ऐसा यूनिट था किसका? कैपेसिटेंस का, यानी धारिता का। तो सर अगर आप 1 फैरेड पूछ रहे हो किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं कि सर C बराबर लिखते हैं Q/V। C बराबर लिखते हैं Q/V। अगर सर यहाँ पे 1 कूलम आवेश और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें तो ये कितने के बराबर होगा? 1 फैरेड के। सिंपल सा डेफिनेशन है 1 फैरेड का। तो 1 फैरेड कितने के बराबर हो गया? देख के बता दीजिए सर। 1 कूलम पर वोल्ट के कितने के बराबर हो गया? 1 कूलम पर वोल्ट के 1/1 1 हो जाएगा कूलम पर वोल्ट, यानी ये हो गया ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। कितने बच्चों का सही आंसर आया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किस का आंसर सही आया। आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का सवाल लेते हैं। 7वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है? SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, यानी एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक है। बच्चों एक बार मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक बता चुका हूं एक बार, है ना। यहाँ पे फैरेड के टर्म में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताना है। ओके बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी याद करो। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितने के बराबर हो जाएगा? C/4 पाई R। मैंने आपको बताया हुआ है, कभी भी किसी का SI मात्रक पूछ ले, बीमीय सूत्र पूछ ले, आप क्या करिए, फटाक से उससे रिलेटेड फॉर्मूला ध्यान कर लीजिए। बस उस फॉर्मूला को लगाइए, उसको बाहर छोड़िए, बाकी को एक तरफ कर दीजिए और अब यहाँ पे SI मात्रक लिखना शुरू कर दीजिए। अब बताइए कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस यानी धारिता का SI मात्रक क्या लिखते हैं आप? फैरेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फैरेड। 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होगा और R का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या बन गया? फैरेड। मीटर को ऊपर लेके जाइए तो मीटर -1, ये बन गया आपका क्या? SI मात्रक, यानी SI यूनिट। क्या बन गया? SI मात्रक यानी SI यूनिट। कौन सा ऑप्शन बना भैया? ऑप्शन C बना, है ना। बच्चों चलते हैं आगे, लेते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल में क्या दे रखा है? द पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एंड कैपेसिटेंस ऑफ 1 नैनोफैरेड इज इक्वल टू। हमसे पोटेंशियल पूछा है, हमें चार्ज दे रखा है, हमें उसका कैपेसिटेंस भी दे रखा है। 5 माइक्रोकूलम आवेश और 1 नैनोफैरेड की धारिता वाले गोले का विभव किसके बराबर है? बहुत आसान सा सवाल है। आपको अगर फॉर्मूला लगाना आता है तो आप बना लेंगे। C बराबर सर Q/V। हमसे क्या पूछा है? हमसे विभव पूछा है, हमसे पोटेंशियल पूछा है, तो सर V बराबर क्या हो जाएगा? सर Q/C हो जाएगा, हाँ या ना। अब आगे बढ़ते हैं। Q कितने के बराबर है? सर 5 माइक्रोकूलम के, तो यहाँ पे 5 माइक्रो के जगह 10⁻⁻6 हो गया, है ना। और C कितने के बराबर है? सर 1 नैनोफैरेड के, तो C के जगह हमने क्या लिखा? 1 गुना नैनो के बदले 10⁻⁻9। 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻+9। 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 5 गुना 10⁻3 वोल्ट, इतना हो जाएगा। कहां दिख रहा है सर? हमको तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन ए में ही दिख रहा है ना, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या कह रहा है? कैलकुलेशन वाला सवाल है। क्या कह रखा है? कैलकुलेशन को ध्यान से देखना है और हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पृथक गोले की धारिता किसके बराबर है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, सही आंसर हमें चूज करना है और हमें आंसर के बारे में बताना है। बच्चे आप एक चीज देखो यहाँ पे कि आपको जो रेडियस दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन कैपेसिटेंस आपसे क्या पूछा है? फैरेड में। फैरेड तो SI यूनिट है, बट सेंटीमीटर तो SI यूनिट है नहीं, तो इसको तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, तब तो आंसर SI यूनिट में आएगा। बोलो हाँ या ना।
तो सबसे पहले किसी भी आइसोलेटेड स्फीयर, यानी अगर कोई गोला पृथक गोला है, लाइक ये आपका गोला है, मान लीजिए ये आपका गोला है, और हमने क्या किया, इस गोले का त्रिज्या लिया था r। अभी मैंने बताया था एक फॉर्मूला, आपको समझ में आ जाएगा कि सर कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा गोला है ना, ये आइसोलेटेड स्फीयर है, मतलब इसके अलावा, इसके बाद, इसके आसपास, इसके दुनिया में और कोई नहीं है, ये अकेला ही एक बंदा बचा है, इसलिए इसका नाम आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब इसके आसपास, इसके ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला कोई और दूसरा नहीं है वहां अवेलेबल। ठीक है सर, मुझे इसका कैपेसिटेंस चाहिए, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होता है सर, होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओहो सर, ये फॉर्मूला तो अभी आपने हमें डिराइव करके बताया था, हाँ ना। चलिए, अब आर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। मीटर में बदलना पड़ेगा दोस्त, क्या हो जाएगा, 15 गुना 10 का पावर माइनस 2 मीटर। बदल लिए क्या, सबको आता है बदलना? अरे सर, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 का पावर माइनस 2 मीटर होता है, बदलिए ना। बदल लिए क्या? हाँ सर। अब सर के का जो मान होता था वो कितने के बराबर सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और ये मान कितने के बराबर सर, 9 गुना 10 का पावर 9। इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितने के बराबर, ये हो जाएगा सर 1/9 गुना 10 का पावर 9, है कि नहीं? चलिए सर, अब तो आपके पास मान भी आ गया, मान लिख लेते हैं पहले, है कि नहीं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, 1/9 गुना 10 का पावर 9। हा, मान लिख लिया हमने। अब रेडियस है, रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर, जिसको हमने किसमें बदल रखा है, 15 गुना 10 का पावर माइनस 2 मीटर में। तो ये हो जाएगा 15 गुना 10 का पावर माइनस 2। मान हमने लिख लिया सर। ओके, अब 3 से काटिए, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, ये हो जाएगा 5/3। कितना हो जाएगा, 5/3, और 10 का पावर 9 ऊपर जाएगा तो -9 बनेगा, और -2 यहाँ पे पहले से है तो कितना बन जाएगा, -11 फैरेड। 5/3 कितने के बराबर है, 1.67 के, तो 1.67 गुना 10 का पावर -11 फैरेड। कोई मैच कर रहा है? हाँ सर, लगभग में ऑप्शन बी मैच कर गया, ऑप्शन बी मैच कर गया। अरे आप लोगों को अभी आंसर मैच किया क्या? आप लोग अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए तो, किसका किसका आंसर मैच किया है। आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। हमारा तो आंसर ऑप्शन बी आया है, आपका क्या आया, आप अपना कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए क्या आया आंसर। लेते हैं आज के वीडियो सीरीज का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल आपके स्क्रीन के सामने रहा ये। चलिए, सवाल नंबर 10, और 10 में करेंगे बस। एज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर, the capacitance of earth when 1/4 pi epsilon naught, यहाँ पे r बाय मिस्टेक लिखा गया है, इस r को पहले हटा देते हैं अपन, है ना। 1/4 pi epsilon naught इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9 × 10⁹ इज, यानी पृथ्वी की 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार चालक मानते हुए पृथ्वी की धारिता क्या होगी जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10 का पावर 9 के बराबर है। आहा, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। हमसे क्या पूछ लिया सर, हमसे पृथ्वी यानी पृथ्वी का हमें कैपेसिटेंस पूछ लिया, धारिता पूछ लिया। अच्छा, पृथ्वी देखने में कैसा होता है? अच्छा देखिए, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, क्या ऐसा होता है क्या पृथ्वी देखने में, ये ऐसा 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 एक स्फेरिकल गोले के, स्फेरिकल की तरह यानी गोले के शेप में होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, होता है। अच्छा सर, इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस r होगा। वेरी गुड। और ये r कितना दिया हुआ है सर? r दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। कैसा मीटर? किलोमीटर। क्या किलोमीटर ऐसा यूनिट है क्या? नहीं सर, नहीं ऐसा यूनिट, बिल्कुल नहीं। मीटर में बदलिए, 6400, 1 किलोमीटर कितना मीटर? 1000 मीटर। ये लीजिए सर, कितना हो गया, 6400 यानी 64 गुना 10 का पावर 5, 10 का पावर 5 मीटर। ये आ गया इस जो हमारा पृथ्वी है उसकी त्रिज्या का मान 64 गुना 10 का पावर 5 मीटर। हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है सर c, यानी इसका कैपेसिटेंस, और c का फॉर्मूला तो अभी आपने बताया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
ये अकेला है ना सर, अकेला है तो सी कितने के बराबर होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होगा। अब सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर हो जाएगा सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर होगा, तो हमको तो क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में दिया है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुना 10 का पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर, 1/9 गुना 10 का पावर 9 है कि नहीं। और यहाँ आर का मान कितने के बराबर, 64 गुना 10 का पावर 5। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 64/9 गुना 10 का पावर, यहाँ 5 है यहाँ 9 है, 9 ऊपर जाएगा, माइनस 10 का पावर 9 है, 10 का पावर 9 ऊपर जाएगा तो बनेगा 10 का पावर -9, तो 5 में से 9 गया तो बनेगा माइनस का 4। इसको अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद माइक्रो में आंसर चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ओके, 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा, ये आएगा आपका 711 माइक्रोफैरेड, यानी कैपेसिटेंस का मान हो जाएगा 711 माइक्रोफैरेड, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि जो अर्थ होता है उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड भी नहीं होता, उससे भी कम है, 711 माइक्रोफैरेड है, बहुत कम है, 1 फैरेड भी नहीं है। तो बच्चों इस तरह से हमने आज जो 10 सवाल लिए आपके लिए, सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और कैपेसिटर से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो लेक्चर पे फोकस हो जाइए और इसके आने वाले सीरीज को भी लगातार देखिए। कुछ दिनों के लिए हम आपसे मिलेंगे रात के 7 बजे हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर डेली लाइव। और जो बच्चे क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो हमारा टेलीग्राम का चैनल एक्स्ट्रा स्कोर को ज्वाइन करें, चाहे वो क्लास 10th का भी स्टूडेंट है वो भी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए हमारे उस चैनल को ज्वाइन कर सकता है। अगर आपके घर में आपका कोई छोटा भाई भी पढ़ाई कर रहा है तो आप हमें हमारे उस बच्चे को, अपने छोटे भाई को या छोटे बहन को आप हमारे चैनल से ज्वाइन कराइए और क्विज में पार्टिसिपेट कराइए और घर से ही तैयारी, एक अच्छी तैयारी करने का मौका पाइए। चलिए बच्चों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। आप पढ़िए, मन लगा करके जोश से पढ़िए और एक अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।